हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आंसर दो प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला नॉर्मल क्वेश्चन आंसर, दूसरा होता है तर्क के आधार पर क्वेश्चन आंसर। तो आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का तर्क के आधार पर क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बताएंगे इतिहास में एक चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवाद, और अधिकतर ऐसा देखा गया है कि भारत में राष्ट्रवाद से बहुत सारे टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आंसर तर्क के आधार पर पूछे जाते हैं। तो चलिए तर्क के आधार पर कुछ क्वेश्चन आंसर को हम समझते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला तार्किक क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध होने से भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें प्रथम विश्व युद्ध का क्या योगदान है। चलिए इस चीज को हम समझते हैं। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो भारतीयों पर उसका बहुत बड़ा और गहरा असर पड़ा। अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ होता तो शायद हम लोग को आज़ादी मिलने में बहुत और समय लग सकता था। इसके कई कारण हैं, जैसे कि पहला कारण अगर आपको हम बताएं तो क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत तो नहीं लड़ने गया था, भारत प्रथम विश्व युद्ध में नहीं कूदा था, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों का शासन होने के चलते अंग्रेजी जो सरकार थी वह भारतीयों को भी उस युद्ध का हिस्सा बना दी। उस युद्ध का हिस्सा हम लोग को इसलिए बनाया गया कि भारत में बहुत सारा संसाधन था जो कि युद्ध में उसका उपयोग किया जा सकता था। तो हम लोग से बिना पूछे हुए, बिना हम लोग को जानकारी के, हम लोग को मतलब अचानक किसी को कोई पार्टी बना लेता है, उसी तरह पार्टी बना दिया गया। हम लोग नासमझी में पार्टी बन गए और हम लोग के संसाधनों का भरपूर उपयोग किया गया। लेकिन विश्व युद्ध के समाप्त होते होते हम लोग को अब समझ में आ चुका था कि नहीं, हम लोग का शोषण हुआ जा रहा है, शोषण हो रहा है। तो लोगों के अंदर से एक जागृति की भावना पैदा हुई कि नहीं, लग रहा है कि हम लोग का शोषण हो रहा है, तो हमको अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अब खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, इसका दूसरा कारण था कि जो मुस्लिम लीग, जो कि भारतीय पार्टी थी मुस्लिम लीग, और जिसके आप नाम सुने होंगे मोहम्मद अली जिन्ना, वो जो मेन थे मुस्लिम लीग के लीडर। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग जो था वह कांग्रेस का साथ नहीं दे रही थी। भारत में तो उस समय सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं मिल रहा था किसको, कि इसको नहीं मिल रहा था, यानी कि ये दोनों पार्टी आपस में मतभेद में थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुस्लिम लीग को भी समझ में आ चुका था कि नहीं, अब हमको कांग्रेस पार्टी के साथ ही मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होना होगा। तो भारतीय राजनीति पर इसका इतना ज़्यादा असर हुआ जब ये दोनों पार्टियां आपस में मिल गई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी, तब लगा कि अंग्रेजों को अब यहाँ से जाना पड़ेगा। इसीलिए आगे चल करके उन्होंने रॉलेट एक्ट पास किया था। तो दोस्तों, ये था, इसी कारण से प्रथम विश्व युद्ध को भारत में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो रॉलेट एक्ट पास किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध, तो इसका विरोध क्यों किया गया। वैसे तो अंग्रेज बहुत सारा कानून पास करते थे तो उसका तो विरोध नहीं किया गया, लेकिन रॉलेट एक्ट का ही क्यों विरोध किया, ये एक तार्किक प्रश्न है, यानी कि आपको तर्क देना है इस पर। तो दोस्तों, हम इसका उत्तर बताते हैं आपको। देखिए, रॉलेट एक्ट के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन रॉलेट एक्ट का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि भारत में हो रहे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम हैं उन स्वतंत्रता संग्राम को किसी भी प्रकार से रोकना, यानी कि आंदोलन नहीं होने देना, इसका मुख्य लक्ष्य यही था। और इसके विरुद्ध में लोग खड़ा हुआ, और लोग जो इस आंदोलन में साथ दिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो लोग साथ दिए, गांधी जी का और गांधी जैसे बहुत सारे नेताओं का, उसका एक कारण और भी था कि बहुत सारा कानून बन चुका था उससे भी पहले अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के लिए, लेकिन सब में अपील की सुविधा थी, यानी कि अगर कोई जेल जाता था तो जेल से छुड़ाने का भी उसका कुछ नियम कानून था, लेकिन इसमें अपील की सुविधा नहीं थी, आप कोई दलील नहीं दे सकते थे। तो सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो जेल चल गया वह बाहर निकलेगा कैसे, इसके लिए भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश की भावना थी। इसीलिए रॉलेट एक्ट को लोग विरोध किया, बहुत ज़्यादा विरोध किया। तो दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन
क्वेश्चन आशा करते हैं कि आपको अच्छा तरीका से समझ में आ चुका होगा। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया। वैसे तो पिछले वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन के बारे में बताया था, लेकिन आपको तर्क देना है, क्या रीजन था, मेन रीजन बताइए। तो हम आपको मेन रीजन बताते हैं। दोस्तों, हमने पहले भी बताया था आपको पिछले वीडियो में कि चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। लेकिन चौरी चौरा घटना क्या था, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा नामक जगह पर एक आंदोलन हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ में, ठीक है। तो अंग्रेजों के खिलाफ में जब आंदोलन हो रहा था तो इसमें बहुत सारे हमारे आंदोलनकर्ता को अंग्रेजों ने गोली मार दिया। इससे क्या हुआ कि भगदड़ मच गया। गांधी जी अहिंसक रूप अपनाए हुए थे कि हिंसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी लोगों को कंट्रोल नहीं हुआ और लोग क्या किए कि थाने में आग लगा करके 22 पुलिसकर्मियों को मार दिए। तो यह एक इतना भयानक घटना था जिसके चलते कि गांधी जी क्या किए, सोचे कि अगर हम अभी इस समय नहीं रोकते हैं यह आंदोलन तो आगे चल के और ज़्यादा मारकाट हो जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसका एक और कारण था। यह क्या कारण था? गांधी जी को यह अपने ऊपर संदेह उत्पन्न हो रहा था कि मान लेते हैं कि अगर हम इस आंदोलन को रोकते नहीं हैं, अगर नहीं रोकेंगे तो आगे क्या होगा। अभी तो भारतीय आंदोलनकर्ता जो है वह ज़्यादा आक्रोशित हैं। अगर पुलिसकर्मी यानी कि अंग्रेजी शासन में जो लोग थे वो लोग अगर ज़्यादा आक्रोशित हो गए तो और ज़्यादा मारकाट हो सकता है और ज़्यादा भगदड़ मच सकता है, दंगा फसाद हो सकता है। यही सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने इतना बड़ा जो आंदोलन चला रहे थे असहयोग आंदोलन, उसको तुरंत वापस ले लिए ताकि लोग मर ना पाए, निर्दोष लोग नहीं मर पाए। तो दोस्तों, इसी कारण से उन्होंने वापस लिया था असहयोग आंदोलन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक था, कैसे। दोस्तों, नमक यात्रा को पहले समझिए। नमक यात्रा गांधी जी ने शुरू किया था और इसका अंत भी गांधी जी ने ही किए थे। लेकिन नमक यात्रा चालू करने का क्या रीजन था, इसको पहले समझते हैं। दोस्तों, जो अंग्रेज थे वह फूट डालो शासन करो की नीति से हम लोग के देश में शासन किए। लेकिन जानते हैं जब कोई चोर होता है तो वह कोई ना कोई गलती कर देता है ताकि वह पकड़ा जाए। वही कारण हुआ, यह नमक पर ज़्यादा टैक्स लगा करके सबसे बड़ी गलती कर दिए। नमक पर टैक्स ज़्यादा कर दिए जिसके कारण से जितने भी गरीब लोग थे, यानी बड़े से बड़े लोग और गरीब से गरीब लोग, सभी लोग नमक का तो कम से कम प्रयोग करते ही थे। तो नमक के द्वारा तोड़ने का वो लोग प्रयास किया। लेकिन गांधी जी को यहाँ पर एक रीजन मिल गया कि चलिए अब नमक सबका ज़रूरत है और हम नमक बना करके सबको एक साथ जोड़ देंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि गांधी जी ने नमक बनाया और नमक बना करके जितने भी गरीब से गरीब तबके के लोग थे वो लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। और यही कारण था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रारंभिक आंदोलन जो था वह नमक यात्रा साबित हुआ, जो कि आगे चल के अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा यह आंदोलन के रूप में उन लोग के सामने खड़ा हुआ। और इसीलिए वो लोगों को गोलमेज सम्मेलन भी करना पड़ा और आगे चल के भारत का बात भी मानना पड़ा। तो इसीलिए कहा जाता है कि नमक यात्रा जो था वह बहुत बड़ा आंदोलन था, एक तरह से प्रतिरोध का प्रतीक था अंग्रेजों के खिलाफ। और उपनिवेशी सरकार जो ज़्यादा टैक्स कमाना चाहती थी वह टैक्स तो वो कमा नहीं पाई। इसीलिए उपनिवेशी शासन जो था, जो व्यापार यहाँ से वहाँ तक होता था, इसको भी तोड़ने का प्रयास गांधी जी ने किया। इसीलिए यह ज़्यादा प्रतिरोधक असर डाला था अंग्रेजों पर। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने भारतीय आंदोलन को, यानी कि भारत की राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित किया है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं मुस्लिम लीग। देखिए, जितने मुस्लिम की एक कम्युनिटी थी उस समय भारत देश में, जिस समय आज़ादी का लड़ाई लड़ा जा रहा था, तो थी भारत के ही तरफ से थी, लेकिन वह साथ किसका दे रही थी? भारत की थी, लेकिन वह साथ अंग्रेजों का दे रही थी। यहाँ के कांग्रेस पार्टी को उसका साथ नहीं मिल रहा था और उसके मेन जो थे वह मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो यहाँ पर यह दिक्कत था। यहाँ पर अंग्रेज क्या किए इसको समझिएगा। अंग्रेज कांग्रेस पार्टी से हटा करके मुस्लिम लीग को क्या किया कि शुरू से ही अपने कंट्रोल में रखा, अपने बंधन में रखा। और मुस्लिम लीग को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, अलग प्रतिनिधित्व दे दिया, अलग क्षेत्र दे दिया जहाँ पर वो लोग रह के शासन करना शुरू
किए अपना, मतलब कि वो लोग का अलग था, कांग्रेस पार्टी अलग शासन करवा रही है, ये अलग करवा रहा, अंग्रेज अलग करवा रहा है। तो ये था दिक्कत, जिसके कारण सबसे बड़ा घटना ये हुआ कि अंग्रेज जो थे वह मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को अलग अलग बंटवारा कर दिए। इसीलिए इन दोनों में मतभेद हो गया। इन दोनों में मतभेद होने के कारण हिंदू जो थे और मुस्लिम जो थे, इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा कट्टरता पूर्वक मतभेद हुआ, जिसका कारण ये हुआ कि स्वतंत्रता जो हम लोग को आज़ादी मिलने वाली थी, इसको मिलने में और अधिक टाइम लगा। अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ होता और मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ नहीं आ पाती तो हम लोग को और भी समय लग सकता था, जैसे कि हमने पहले भी बताया, आज़ादी मिलने में। लेकिन वो लोग भी कुछ समय के बाद समझ चुके थे कि नहीं, अंग्रेज जो है हम लोग के साथ ज़्यादा ही बर्बरतापूर्वक कार्य कर रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग को एक होना पड़ा था। लेकिन इसका भारतीय राजनीति पर बहुत बुरा असर पड़ा जब ये अलग थे। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, पिकेटिंग क्या होता है, इसका अर्थ समझाना है। दोस्तों पिकेटिंग का अर्थ होता है विरोध करना या आंदोलन करना, लेकिन यह इसमें आंदोलन का तरीका अलग होता है। जैसे कि इस आंदोलन में, यानी जिसको पिकेटिंग कहा जाता है, इसमें जो आम जनता होती है वह चले जाती है फैक्ट्री के सामने, वह किसी ऑफिस दफ्तर के सामने जा कर के खड़ा हो जाती है, उसके गेट के पास, किसी फैक्ट्री, कहीं भी जा कर के, बैंक में, स्कूल में, जहाँ भी सरकारी है या प्राइवेट है, वहां पर जाकर के खड़े हो जाएगी और जो स्टाफ है उनको अंदर आने नहीं देगी कि नहीं, जब तक मेरा बात नहीं माना जाएगा, सरकार जब तक मेरी बात नहीं सुनेगी, हम इस संस्था को नहीं चलने देंगे। तो इस प्रकार का आंदोलन को हम लोग पिकेटिंग कहते हैं। दोस्तों ये भी चीज़ समझ लीजिए कि जो आज़ादी का आंदोलन था उसमें पिकेटिंग का भी बहुत महत्व था। कई बार ऐसे आंदोलन हुए जिसमें भारत के जनता को पिकेटिंग का सहारा लेना पड़ा ताकि देश को जल्दी से जल्दी आज़ादी मिल सके और अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होने का भी एक बहुत बड़ा अवसर मिला पिकेटिंग के जरिए। दोस्तों ये था पिकेटिंग। तो अब हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, वह सम्मेलन का कोई नतीजा क्यों नहीं निकला? क्या कारण था कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन करना पड़ा? उसमें खैर भारत की बातें मानी गई। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1930 और 1931 में दो सम्मेलन हुए, जिसको पहले को प्रथम गोलमेज सम्मेलन और दूसरे को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। लेकिन इस सम्मेलन में भारत की ओर से जो प्रस्ताव रखा गया था, उस प्रस्ताव को वो लोग नकार दिए। इसमें भारत की भी कुछ कमियां थी जो कि हम आगे बताएंगे, लेकिन यही कारण था कि भारत में प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था, भारत की ओर से जो तर्क दिया गया उस तर्क को नकार दिया गया। दोस्तों हम बता दें, प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था और गांधी जी भाग लिए थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, इसको हम पॉइंट वाइज आपको बताते हैं। दोस्तों इसके प्रमुख कारणों में सबसे पहला कारण है कि मुस्लिम लीग की मांगे कुछ अलग थी। अब मान लीजिए कि हम लोग अपने देश से जा रहे हैं कहीं पर प्रस्ताव देने की ये है, लेकिन मुस्लिम लीग इसमें क्या था कि अपना एक अलग मांग ही रख दिया, जिसके कारण प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अच्छा नतीजा नहीं निकल पाया। दोस्तों दूसरा कारण ये था कि 556 रजवाड़े थे उस समय, और सभी रजवाड़ों के जो मुख्य सदस्य थे उनके कांग्रेस का साथ नहीं मिला, यानी कि कांग्रेस ना उनके साथ जाना चाहती थी ना वो लोग कांग्रेस के साथ आना चाहते थे। तो सबसे बड़ा ये भी कारण था जिसके कारण ये दोनों गोलमेज सम्मेलन नहीं हो पाया। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे, प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन, तृतीय सम्मेलन। गांधी जी ने प्रथम और द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन जब गांधी जी वहाँ पर गए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि थे तो भारत के ही, लेकिन दिक्कत यहाँ पर आ गई कि ये दोनों में मतभेद था, यानी कि वो कुछ और बोलते थे, ये कुछ और बोलते थे, उनकी कुछ अलग सही दलीलें थी, इनकी कुछ अलग सही दलीलें थी, जो कि मतभेद के कारण ये चीज़ संभव नहीं हो पाया। और सबसे बड़ा और चौथा कारण था कि अंग्रेजों की चतुराई। अंग्रेज इसलिए इस सम्मेलन को झूठ मूठ का टाल रहे थे, प्रथम द्वितीय करवाए, कि गांधी जी किसी भी तरह से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको समाप्त कर दे। लेकिन ये चीज़ हुआ नहीं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब कोई नतीजा नहीं निकला तो गांधी जी फिर यहाँ पर आ करके फिर
से उस सम्मेलन को चालू करने का प्रस्ताव रखे। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ कि वह तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और जिसमें गांधी जी तो नहीं गए, लेकिन यह सम्मेलन में भारत के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, भारत का बात को सुना गया। तो दोस्तों ये था कि प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का नतीजा क्यों नहीं निकला। दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ तार्किक प्रश्न बताए हैं जो कि आपने यहाँ पर स्क्रीन पर देखा। इस तरह के तार्किक प्रश्न भी क्वेश्चन आंसर में पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।